सरकार से आमने सामने क्यों हो गए चंद्रशेखर आजाद? धारा 144 तोड़ने के लिए और महामारी एक्ट के तहत आप पर योगी सरकार ने केस दर्ज कर दिया है। ऐसा लग रहा है फिर से जेल जाने की तैयारी हो रही है आपकी। देखिए, जो हालात उत्तर प्रदेश में हैं, अगर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे, हम लोग अपनी बात नहीं करेंगे, अगर हम लोग जो है सरकार को आईना नहीं दिखाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये सोई हुई बहरी सरकार जागेगी और गरीबों को, पीड़ितों को, महिलाओं को न्याय मिलेगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराध की बाढ़ आ गई है, तो मैं सिर्फ अपनी परवाह नहीं कर सकता हूं कि मेरे ऊपर मुकदमा होगा या मैं जेल जाऊंगा। मैं एक कार्यकर्ता हूं आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का। मैं तैयार हुआ इसीलिए, मुझे ये पहचान यही है कि जब कोई अन्याय होता है तो मैं उसके खिलाफ लड़ता हूं। उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, मैं उसके खिलाफ लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं, और उसके लिए मैं परवाह नहीं करता हूं क्या होने वाला है। मेरे लोग मुझसे यही उम्मीद करते हैं कि जब अन्याय हो तो सब चुप हो जाएं, तो चंद्रशेखर आजाद हमारी आवाज बने और वो हमारे लिए खड़े रहें। लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं, मुख्यमंत्री से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, नहीं, लोग ये पूछ रहे हैं कि अभी आपने कहा था जब तक योगी जी छोड़ते नहीं है तब तक मेरा ये प्रदर्शन और मेरा विरोध जारी रहेगा। आपने कहा ना कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, जब तक वो मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे मैं विरोध करता रहूंगा। देखिए, मैंने उनसे कहा क्या तो कानून व्यवस्था ठीक करें। आप जानिए कि मैं एक बिल्कुल सिंपल बात कर रहा हूं। हाथरस, लोकल हाथरस पे बात कर लेते हैं। हाथरस में तमाम फोर्स है, तमाम बड़े अधिकारी, तमाम पार्टियों के नेता जा रहे हैं, फिर भी वहां एक 6 साल की बच्ची का रेप हुआ। इससे पता लगता है कि अपराधियों के हौसले उत्तर प्रदेश में वो आसमान छू रहे हैं। खाकी का इकबाल खत्म हो चुका है। इस सोच से मेरी लड़ाई है, क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज जिस तरह की कार्रवाई आप कर रहे हैं और जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं कि वहां ये होने वाला था, वहां वो होने वाला था, हमने नहीं होने दिया, ये सिर्फ बातें हैं। आप तो इस तरह व्यवहार करें जैसे आप मुख्यमंत्री ना होकर विपक्ष के नेता हो। मुख्यमंत्री एक संवैधानिक कुर्सी बैठे हैं, वो नोडल अधिकारी हैं प्रदेश के। अगर कुछ प्रदेश में होता है उसकी जिम्मेदारी उनकी है, और अगर उनसे कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अयोग्य व्यक्ति अगर योग्य कुर्सी पे बैठता है, योग्य जगह बैठता है और फिर उस जिम्मेदारी से काम नहीं करता, तो उसका खामियाजा पूरे प्रदेश को और प्रदेश की जनता को उठाना पड़ता है। आज उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है। नहीं, आरोप तो सीधा सीधा आपके ऊपर ये है ना कि आप तो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। उत्तर प्रदेश का तो आप बहाना बना रहे हैं। आप केंद्र सरकार के खिलाफ भी लड़ाई लड़ते हैं, आप यूपी सरकार के खिलाफ भी लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि आपकी लड़ाई बीजेपी से है, आपकी लड़ाई संघ से है। इसीलिए आप कभी जामा मस्जिद पहुंच जाते हैं दिल्ली में, जब सीएए के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे तब। मेरे देश भर में जहां भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलना होता है आप वहां पहुंच जाते हैं। मेरी लड़ाई सांप्रदायिक सोच से है, मेरी लड़ाई भेदभाव से है, और ये कारण इसका मैं आपको बता देता हूं ना भाई। ऐसा नहीं कि मेरी लड़ाई बीजेपी से है, मेरी लड़ाई तो कांग्रेस से भी उतनी है जितनी बीजेपी से है। मेरी लड़ाई तो हर उस पार्टी से है, और मैं लड़ूंगा जहां पर हमारे लोगों पर अत्याचार होगा। मैं बस आपसे कहना चाहता हूं कि देश में एक बहुत बड़ा संगठन है जिसको आरएसएस के नाम से हम जानते हैं, जो सामाजिक समरसता की बात करता है, जो लव जिहाद और तमाम मुद्दों की बात करता है। आज वो संगठन और उसके मुखिया कहां हैं? वो क्यों नहीं इस घटना पे बोल रहे हैं? क्या आज भारत की बेटी का सम्मान जो है खतरे में नहीं है? जिस तरह से उसका चरित्र हनन किया जा रहा है, जिस तरह से वहां पर उसके आसपास, गांव के आसपास उसके चरित्र पर टिप्पणियां उठाई जा रही है। जिंदा बच्ची को तो न्याय नहीं दे सके, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं भी है, अब उसके शव को भी नोचा जा रहा है, उसका चरित्र हनन किया जा रहा है, और उसपे आरएसएस प्रमुख का कोई बयान नहीं आता। क्यों? आज दलित को खतरा नहीं है। प्रधानमंत्री दलितों के पैर छूते हैं चुनाव से पहले, पैर धोते भी हैं, एक बड़ा स्टेटमेंट भी देते हैं कि दलितों को मत मारो, मुझे मार लो, उन पर गोली मत चलाओ, मुझे गोली चला लो। आज एक स्टेटमेंट नहीं आया उस बच्ची के लिए। ये जो सोच है ना कि कथनी और करनी में फर्क है, ये जो सोच है जो अन्याय की तरफ खड़ी होती है। आप अपने पूरे जीवन के अनुभव बताइए, क्या आरोपियों के ऐसे हीनियस क्राइम में आरोपियों के पक्ष में आपने पंचायत होती देखी कभी भाई? नहीं, सही कह रहे हैं आप ये ठीक कह रहे हैं, पंचायत हुई है। बल्कि वहां पर तो राष्ट्रीय सवर्ण परिषद ने आज साफ साफ धमकी दे दी। उनके एक कार्यकर्ता हैं पंकज धवरैया, वो तो ये कह रहे हैं कोई भी नेता अगर हाथरस आएगा हाथ पैर तोड़वा कर जाएगा। मतलब वो कह रहे हैं राजनीति मत करिए, इस इलाके में आने की जुर्रत मत करिएगा, क्योंकि आपको कोई हमदर्दी नहीं है वहां पीड़िता से। आप सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने आ रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं वहां का। 2 या 4 आदमी जा पाते हैं पुलिस की परमिशन से। उस गांव का अगर आप आबादी का स्ट्रक्चर देखेंगे, 4 घर वहां दलितों के हैं,
और बड़ी आबादी जो है, जो पंचायत कर रही है, वो उस कास्ट से बिलोंग करती है जिस जाति के आरोपी हैं। फिर उसके बाद इस तरह के बयान देने वाले लोग वही हैं, उन पे मुख्यमंत्री कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं जो माहौल खराब कर रहे हैं? वहां कोई जा नहीं पा रहा है तो दूसरा व्यक्ति कैसे माहौल खराब कर देगा? देखिए, 3 दिन तक मुख्यमंत्री ने बैठ के सोचा और उनकी पूरी टीम ने कि इस मामले से कैसे निपटा जाए। जो उनकी गलती उसे किरकिरी सरकार की हो रही है, जो खामियां उन्होंने की है, जिस तरह से उन्होंने मानवता को शर्मसार करके उस बच्ची के शव को पेट्रोल डालकर जलाया, उन्होंने झूठा एक बयान दिया कि पीड़ित परिवार वहीं था, पीड़ित परिवार जबकि वहां नहीं था। ऑन कैमरा रिकॉर्ड है कि पीड़ित परिवार को पीट के धरा धमका के बंद किया गया। उन मां की चीखें उन्हें सरकार को सुनाई नहीं दी। इन सब के बावजूद जो है मुख्यमंत्री का विपक्ष पे निशाना उठाना, सवाल उठाना, ये कहना कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, तो विपक्ष को राजनीति करने का मौका आप ही दे रहे हैं ना जब आप अन्याय कर रहे हैं। अगर आप न्याय के साथ खड़े रहते, आप उन अपराधियों पे शुरू में सख्त कार्रवाई कर देते, तो आज वहां मीडिया क्यों जाता इतना, क्यों नेता वहां जाते? 14 दिन तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते मानस भाई। 14 दिन तक जो है, मतलब जो सीनियर अथॉरिटी अधिकारी है वहां पर, जो एसएसपी और एसपी है, वो घटना क्षेत्र पर नहीं जाते, जबकि एससी/एसटी एक्ट में प्रावधान है कि 24 घंटे के अंदर आपको क्राइम सीन जहां का है वहां का उसका दौरा करना है, उसका निरीक्षण करना है। तो वहां जो हुआ है वो उसमें बहुत सारी खामियां हैं। और आपने जब जवाब नहीं दिया। न्यायालय के निर्देशन में इसकी मैंने सवाल ये पूछा था, मैंने पूछा था सब चीजें दूध का दूध, वहां जो सवर्ण परिषद है, किस चीज का भाई? वहां के लोग आपको धमकी दे रहे हैं, अब मत आना, गांव में कदम मत रख देना राजनीति करने के लिए। आप जाएंगे क्या? मेरी राजनीति यही है कि मैं अपने लोगों की आवाज उठाता हूं। मैंने अभी किससे वोट नहीं लिया है भाई, मैं वोट नहीं मांगा, मैंने किससे मांगा? अभी आज तक मैं लड़ता आया हूं और इसमें मुझे जेलें भी काटनी पड़ी, एनएसए भी लगी। अगर वहां अन्याय होगा तो मैं हर कीमत पे वहां जाऊंगा। बात नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। इमरान खान के पाकिस्तान में हिंदुओं और ईसाइयों पर जुल्म ज्यादती के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, मगर अब वहां की हुकूमत मुसलमानों के खून की भी प्यासी हो गई है। फर्क बस इतना है कि ये मुसलमान दूसरे मजहबों की तरह अल्पसंख्यक हैं। जी हां, सुन्नी बाहुल पाकिस्तान में शिया संप्रदाय के मुसलमानों पर भी जुल्म की इंतहा हो गई है। आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप भी यही कहेंगे कि